Hello and welcome to ED Explain. Today we will start here another part of the French Revolution. Part 1 has been already uploaded and this is part 2. Okay, so let's start our topic. टाइप्स है द स्ट्रगल टू सर्वाइव, मतलब जो लोग थे फ्रांस के, जो लोग थे फ्रेंच रिवोल्यूशन, ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवोल्यूशन, वो क्या रहे थे, सर्वाइव कर रहे थे। कैसे सर्वाइव कर रहे थे, यहाँ पे देखना, जो पॉपुलेशन है फ्रांस की वो क्या होती है, रोज़ हो जाती है, मतलब इंक्रीज हो जाती है। पहले 23 मिलियन रहती हैं 1750 में, यहाँ पर देखना 1750 में कितनी है, 23 मिलियन पॉपुलेशन, बट 28 मिलियन हो जाती है। कितनी, 28 मिलियन हो जाती है कब, 1789 में। ओके 1789 में कितनी हो गई, 28 मिलियन हो गई। तो आप देख पा रहे हो कितना ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ। इससे क्या होता है, रैपिड पॉपुलेशन इंक्रीज होने से डिमांड भी क्या होती है, हायर हो जाती है, मतलब फूड ग्रेन्स की क्या होती है, शॉर्टेज हो जाती है। यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से समझना, पॉपुलेशन क्या हो रही, इंक्रीज हो रही, ठीक है, पॉपुलेशन क्या है, इंक्रीज हो रही, कितनी हो गई, 28 मिलियन हो गई। अब यहाँ पे जो सप्लाई है वो क्या है, कम है, सप्लाई लेस है, मतलब जो फूड ग्रेन्स हैं, प्रोडक्शन है वो क्या है, कम है। इससे क्या होगा, लोगों के बीच में क्योस पैदा होगा, है ना, क्योस आएगा, और इससे क्या होगा, डिमांड जो होगी वो क्या होगी, फुलफिल नहीं हो पाएगी। कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, परिणाम क्या होता है, जो प्राइस होती है ब्रेड की वो क्या होती है, राइज हो जाती है, रोज हो जाती है। और जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन का जो डाइट था वो क्या था, ब्रेड ही था, ठीक है। और इसके अलावा जो एम्प्लॉयज़ थे, जो वर्कर्स थे, मतलब थर्ड स्टेट के जो लोग थे, वो जहाँ पे वर्कशॉप में जॉब करते थे, उनकी वेज क्या थी, फिक्स थी, मतलब सैलरी क्या थी उनकी, फिक्स थी। सैलरी तो फिक्स रह गई, ठीक है, बट जो प्राइस है वो ज़्यादा हो गई, सामान की जो प्रोडक्ट है उनकी प्राइस ज़्यादा हो गई, जिससे क्या हुआ, लोगों को बेसिक एमिनिटीज़ जो हैं, जो बेसिक प्रोडक्ट हैं, जो जैसे कि ब्रेड है ना, ब्रेड ही जब उनको नहीं मिल पा रहा, तो इस कारण जो लोग थे उनका गुस्सा फ्रेंच मोनार्क के ऊपर बहुत ज़्यादा हो गया। और ये क्या था, एक सब्सिस्टेंस क्राइसिस था। सब्सिस्टेंस क्राइसिस का मतलब क्या होता है, एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर इंडेंजर्ड, मतलब कि जो बेसिक नीड है हमारी वो भी कंप्लीट ना हो, पूरी तरह से ना मिल पाए। तो इसका अर्थ क्या निकलता है, जो गैप होता है बिटवीन पुअर एंड रिच का, पुअर गरीब और अमीर के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या होता गया, वाइडर होता गया। A growing middle class envisages एंड टू प्रिविलेज, जो मिडिल क्लास लोग थे ना, जो सेकेंड और थर्ड स्टेट में आते थे, मेनली थर्ड स्टेट में जो मिडिल क्लास लोग थे वो क्या रहे थे, राइज हो रहे थे, उनकी पावर जो है वो राइज हो रही थी। कैसे पावर राइज हो रही थी, रीजन क्या थे इसके, अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इन द पास्ट जो पेजेंट थे, ओके, और जो वर्कर थे वो भी रिवोल्ट में पार्टिसिपेट कर चुके थे। और मेनली रिवोल्ट किसके लिए किया था उन्होंने, विद्रोह किसके लिए किया था, इंक्रीजिंग टैक्स, क्योंकि जो टैक्स का कंप्लीट वर्जन था वो थर्ड स्टेट के लोगों पर ही आ रहा था। और थर्ड स्टेट के जो लोग थे उनकी कंडीशन जो थी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। जब लोगों को फूड सिक्योरिटी नहीं मिल पा रहा था, फूड प्रॉपर नहीं मिल पा रहा था, तब उन्होंने विद्रोह स्टार्ट कर दिया था। स्कैरसिटी का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी होना, ओके, पार्टिसिपेट का आपको पता है, ओके, और रिवोल्ट का मतलब होता है विद्रोह करना। इंक्रीजिंग टैक्स के अगेंस्ट इन्होंने विद्रोह तो कर दिया था, उसके बाद भी इन्होंने प्रोग्राम, बहुत से प्रोग्राम कैरी किए, मतलब जो थर्ड स्टेट के जो लोग हैं, जो पुअर्स थे, वो क्या कर रहे थे, बहुत से प्रोग्राम इनिशिएट करे, जिससे कि सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर में चेंजेस आ गए। मतलब सोशल मतलब सामाजिक, एंड इकोनॉमिक मतलब आर्थिक रूप से, है ना, क्या हो सके, चेंजेस ला सके, जिससे लोगों की कंडीशन जो है वो पहले से बेहतर की जा सके। इसके लिए उन्होंने विद्रोह किए थे। स्टेट में ही कुछ पढ़े लिखे लोग थे, मैंने बात की थी, लॉयर जो थे ना, एडवोकेट जो थे, वो उनमें से बहुत से लोग क्या होते हैं, आगे निकल कर आते हैं, फ्रंट में निकल कर आते हैं और न्यू आइडियाज़ को बिल्डअप करते हैं। और इन्होंने ही सबसे पहले रिवोल्यूशन को दूसरी दिशा दी, रिवोल्यूशन को दूसरा रूप दिया। और रिवोल्यूशन जो था, मतलब क्रांति जो थी, वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए जो एजुकेटेड लोग थे उन्होंने अब बेड़ा उठाया, मतलब इन्होंने ही फ्रंट पे लीड किया। 18th सेंचुरी में बहुत बड़े मेजर चेंजेस होते हैं, जब कुछ सोशल ग्रुप जो होते हैं, है ना, वो क्या होते हैं, मिडिल क्लास में कन्वर्ट हो जाते हैं। और मिडिल क्लास में कन्वर्ट कैसे होगी, मतलब लोअर क्लास से वो राइज कर गए थे मिडिल क्लास में। बट ये हुआ कैसे, इसके बारे में जान लेते हैं। वो जो लोग थे जो मिडिल क्लास में इंटर कर चुके थे, उन्होंने बेसिकली कुछ गुड्स मतलब प्रोडक्ट है ना, गुड्स मतलब प्रोडक्ट, सामान, वो क्या करते हैं, फिर वोलन है, सिल्क है, टेक्सटाइल है, ये क्या करते हैं, इनको एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और इसके लिए ये समुद्र का रास्ता भी चूज़ करते हैं, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भी ये इन सभी प्रोडक्ट को सेल करते हैं। इसके अलावा जो रिचर मेंबर ऑफ सोसाइटी थे, सोसाइटी में जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के जो लोग थे, वहाँ पर भी इन चीज़ों की, जैसे वुलन है और सिल्क टेक्सटाइल है, इनकी डिमांड ज़्यादा होती गई। इसलिए जो मिडिल क्लास लोग थे वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में होते गए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जो इकोनॉमी है, जो कंडीशन है, जो आर्थिक स्थिति है, वो सुधरती गई।
स्टेट के जो लोग थे उनकी अब डिफिनीशन चेंज हो रही थी, जैसे कि बहुत से लोग मर्चेंट्स बन रहे थे, व्यापार कर रहे थे, और कुछ लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे थे। इसके अलावा बहुत से लोग लॉयर बन रहे थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स में सर्विस कर रहे थे। इससे क्या होता गया, जो थर्ड स्टेट है उसके लोग एजुकेटेड होते गए, और क्या उन्होंने बिलीव किया कि जो फर्स्ट स्टेज के मेनली लोग हैं, मतलब क्लर्जी जो हैं, बिशप, फादर, चर्च के जो लोग हैं, उनको प्रिविलेज जो मिलता है बाय बर्थ वो समाप्त कर देना चाहिए। जो भी एडवांटेज मिले वो बर्थ के हिसाब से नहीं, अपनी इक्वलिटी के हिसाब से, अपनी योग्यता एबिलिटी के हिसाब से मिलनी चाहिए। सभी को इक्वलिटी, इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। ऑल ऑफ दीज वर एजुकेटेड, मतलब जो लोग पढ़े लिखे थे उनका क्या मानना था कि जो भी सोसाइटी या ग्रुप में प्रिविलेज बाय बर्थ मिलता है, मतलब यदि राजा का बेटा है तो राजा ही बनेगा, जो ये सोच या थिंकिंग या आइडियोलॉजी जो चली आ रही थी इसको बंद करना, और मेरिट के बेस पर, मतलब योग्यता के बेस पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिक्रूट करना और उनकी योग्यता एबिलिटी के हिसाब से पोस्ट या पद प्रोवाइड करना। इक्वल राइट्स का जो फॉर्मेशन था, मतलब सभी को जो बाय बर्थ प्रिविलेज मिल रहा था, मतलब फर्स्ट और सेकंड स्टेज वालों को, उनको समाप्त करना। ये सब बातें कहाँ से आ रही थी, दीज आइडिया कहाँ से आ रहे थे, जो फिलोसफर थे, जैसे जीन जैक रोसो, आप रोसो का नाम सुना होगा, जॉन लॉक जो थे, इनकी बातों से लोग इंस्पायर हो रहे थे और इक्वलिटी की मांग, इक्वलिटी की डिमांड जो थी वो आगे बढ़ रही थी। जो रोसो थे, है ना, उन्होंने 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में जो राजा की परम शक्ति है या एब्सोल्यूट राइट है, राजा के पास, मोनार्क के पास जो कंप्लीट राइट था, उसको समाप्त करने की बात करते हैं। फिलोसफर जो रूसो थे उन्होंने बहुत से आइडिया को जन्म दिया और अपनी आइडिया को लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने बहुत से काम किए। जैसे कि उन्होंने क्या किया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल्स एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव, है ना, मतलब समझो यहाँ पे बहुत से पीपल हैं, इन सब की वॉइस एक है, इन सबको क्या चाहिए, इक्वलिटी चाहिए। तो इन सभी का कोई एक रिप्रेजेंटेटिव, एक व्यक्ति आ जाता था सामने से, फ्रंट पे लीड करता था। तो जो रूसो थे वो अपनी इक्वलिटी की बात, है ना, लिबर्टी की बात और फ्रेटर्निटी की बात लोगों तक पहुँचाते थे, मतलब सभी को मिलजुल के रहना, हमें सभी को बराबर राइट्स देना, ये सब बातें रूसो बोला करते थे। फिलोसफर मॉन्टेस्क्यू या राइटर मॉन्टेस्क्यू, जो इन्होंने एक बुक लिखी द स्पिरिट ऑफ द लॉ, इसमें इन्होंने बहुत सी बातें मेंशन कर दी, और स्पेशली 3 बातें, जो 3 बातें थी इनकी, वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल थी, इंपॉर्टेंट थी। फिर लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और तीसरा जुडिशरी। लेजिस्लेटिव का मतलब लेजिस्लेशन करना, कानून बनाना, एग्जीक्यूशन करना, जो लॉ बना गया, कानून बनाएगा, उसका एग्जीक्यूशन होना, और जुडिशरी, जो लॉ को, कानून को इम्प्लीमेंट करे। अभी क्या था, प्रेजेंट टाइम पे टिल डेट पर मोनार्क के पास कंप्लीट सत्ता थी। मोनार्क क्या था, सब कुछ कर सकता था, लेजिस्लेटिव भी, एग्जीक्यूटिव भी और जुडिशरी का काम मोनार्क के पास था। बट ये क्या चाहते थे, अलग अलग लोग शामिल हों इसमें और तीनों मिलके क्या करें, मतलब बहुत से लोग लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का फॉर्मेशन करें। बेसिकली मॉन्टेस्क्यू को ये आइडिया कहाँ से आया, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का, ये आइडिया मिला था उनको मॉडल ऑफ द, मेनली मॉडल कहाँ से मिला, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। वहाँ की जो 13 कॉलोनी थी, यूनाइटेड स्टेट की जो 13 कॉलोनी थी, वो इंडिपेंडेंस गेन कर चुकी थी फ्रॉम द ब्रिटेन से आज़ादी प्राप्त कर चुकी थी। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो गारंटी करता था इंडिविजुअल के राइट्स को, मतलब सभी व्यक्ति को समान अधिकार मिलेंगे। इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल फॉर पॉलिटिकल थिंकर इन फ्रांस, मतलब फ्रांस के जो पॉलिटिकल थिंकर्स थे उनको यहाँ से, अमेरिका से ये बात पता चलती, मीन्स अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से ये बात अडॉप्ट करते हैं। जो फिलोसफर थे, ओके, वो डिस्कस करते थे अपनी आइडिया को इन अ सैलून क्या था, आप देख लेना यहाँ पर इमेज में, यहाँ पर आप इमेज में देख पा रहे हो सैलून की ये इमेज है। यहाँ पर समझो एक पर्सन क्या कर रहा है, किताब को पढ़ रहा है, किसी बुक को पढ़ रहा है, किसी आइडियोलॉजी को पढ़ रहा है, और ये लोग जो पढ़ना लिखना नहीं जानते, ये आपस में बैठ के इनकी बातों को सुन रहे हैं और इनसे प्रोत्साहन ये प्राप्त कर रहे हैं। द न्यूज़, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती है कि जो लुई द 16 है वो प्लान कर रहे हैं फर्दर टैक्स को इम्पोज करने, मतलब जो टैक्स, करंट टैक्स था उसको फर्दर वो इंक्रीज़ करना चाहते थे। क्यों इंक्रीज़ करना चाहते थे, क्योंकि जो इनके एक्सपेंसेस थे, मतलब कि जो उनके खर्चे थे वो लगातार कॉन्टीन्यूसली ज़्यादा हो रहे थे, खर्चे जो थे ज़्यादा हो रहे थे, ज़्यादा बढ़ रहे थे, इस कारण वो टैक्स को इम्पोज करना चाहते थे। एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती है, लेटेस्ट न्यूज़ आती है जिसमें ये बताया गया कि लुई द 16 जो है वो इम्पोज करना चाहते हैं टैक्स, मतलब टैक्स जो करंट टैक्स है उसको फर्दर इंक्रीज़ करना चाहते हैं। क्यों इंक्रीज़ करना चाहते थे, मेनली जो उनके एक्सपेंसेस थे, खर्चे थे, उनको पूरा करने के लिए। और आपको बता दूं जो टैक्स था वो केवल स्टेट थर्ड के लोग पे करते थे, स्टेट फर्स्ट और स्टेट सेकंड के लोग किसी भी तरह का टैक्स पे नहीं करते थे। तो ज़्यादा बर्डन किसके पास आता है, स्टेट थर्ड के लोगों के पास आता है, इसलिए वो क्या करते हैं, प्रोटेस्ट अगेंस्ट स्टार्ट कर देते हैं, मतलब ये जो टैक्स इम्पोज करने वाले थे इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट स्टार्ट कर देते हैं स्टेट थर्ड के लोग।
आउटब्रेक ऑफ रिवोल्यूशन, मतलब रिवोल्यूशन का कारण क्या बना, रिवोल्यूशन स्टार्ट कैसे हुआ। लुई द 16 जो है वो क्या करते हैं, टैक्स को इंक्रीज कर देते हैं, टैक्स को फर्दर बढ़ा देते हैं। बट यहाँ पर एक क्रूशियल इंफॉर्मेशन है, आपको याद रखना है कि जो मोनार्क थे, जो राजा थे, वो अकेले टैक्स को बढ़ा नहीं सकते थे, टैक्स को इम्पोज नहीं कर सकते थे, या कोई भी रूल, जो नए रूल है, नए कानून है, वो राजा के द्वारा, केवल राजा के द्वारा नहीं बनाए जा सकते थे। उसके लिए क्या चाहिए, उनको असेंबली बुलानी पड़ती थी। ओके, असेंबली में कौन से स्टेट फर्स्ट और स्टेट सेकंड के लोग आते थे, जो कि क्या करते थे, इक्वल रिप्रेजेंटेशन होता था, ये वोटिंग कर। इसके बाद क्या होता है, स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई जाती है। द स्टेट जनरल क्या होते हैं, मीटिंग बुलाई जाती है और पास करते हैं हिज प्रपोजल आ न्यू टैक्स का प्रपोजल वो पास कर देते हैं। द स्टेट जनरल, जो स्टेट जनरल के लोग थे, वाज अ पॉलिटिकल बॉडी ऑफ विच दे 3 स्टेट्स, है ना, 3 स्टेट के बारे में हमने पढ़ा था, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट में कौन सा था, स्टेट फर्स्ट, जिसमें चर्च के लोग आते थे, बिशप, फादर। सेकेंड में कौन थे, अपने फ्यूडल लॉर्ड्स के बारे में पढ़ा। थर्ड स्टेट जो पेजेंट वगैरह थे। ओके, और तो यहाँ पर क्या होता है, तीनों स्टेट के लोग आते हैं और तीनों की तरफ से इक्वल रिप्रेजेंटेशन होता है। तीनों की, स्टेट थर्ड की तरफ से ज़्यादा था, वहाँ पे 600 मेंबर्स थे, बट स्टेट फर्स्ट और स्टेट सेकंड की तरफ से 300 मेंबर्स थे ईच। स्टेट फर्स्ट पे भी 300 और स्टेट सेकंड पे भी 300, बट स्टेट थर्ड पे वहाँ पे 600 मेंबर्स थे। और इसके पहले जब असेंबली बुलाई गई थी, वो बुलाई गई थी 1640 में। ओके, 150 सालों में पहली बार मीटिंग बुलाई जाती है। कब, 1789 में लुई द 16 के द्वारा। और लुई द 16 के पहले जब मीटिंग बुलाई गई थी, तब 1614 में मीटिंग बुलाई गई थी। ये मीटिंग किसकी थी, मेनली लुई 16 कॉल्ड टुगेदर एन असेंबली ऑफ स्टेट जनरल। ठीक है, स्टेट जनरल की असेंबली थी, जो मेनली क्या था, टैक्स को पास करना था, टैक्स इंक्रीज करना था। फिफ्थ में 1789 को जो लुई द 16 है, वो जनरल असेंबली या असेंबली ऑफ स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाते हैं, जिसमें मेनली प्रपोजल क्या रखा गया, न्यू टैक्स इन्वेट करने का, मतलब नया टैक्स रूल बनाने का प्रपोजल रखा गया। और इसमें से 300 जो रिप्रेजेंटेशन थे वो स्टेट फर्स्ट और स्टेट सेकंड की तरफ से थे, बट स्टेट थर्ड की तरफ से 600 मेंबर्स जो थे वो रिप्रेजेंट कर रहे थे। थर्ड स्टेट के जो रिप्रेजेंटेशन थे, जो रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो कौन थे, जो प्रॉस्परस थे, मतलब समृद्ध थे, जो मर्चेंट बन चुके थे, व्यापार कर रहे थे, और जो एजुकेटेड मेंबर थे, वो थर्ड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे थे। उसके अलावा जो पीजेंट थे या आर्टिजन्स हैं, वेमेंस हैं, वो उनको डिनाई कर दिया गया था, वो असेंबली में एंट्री नहीं कर सकते थे। और जो इनकी डिमांड थी, मतलब पीजेंट्स हैं, आर्टिजन हैं, वेमेन, जो इनकी डिमांड थी, वो किसके माध्यम से फुलफिल की जा रही थी, लेटर्स के माध्यम से। मतलब कि जो पर्सन आए हुए थे, जो एजुकेटेड एंड प्रॉस्परस पर्सन आए थे, उन्होंने अपने साथ 40,000 लेटर्स लेकर आए थे, जो कि रिप्रेजेंट कर रहे थे इनकी डिमांड को। जो पीजेंट थे, आर्टिजन्स थे, वेमेंस थे, इनकी डिमांड को वो फुलफिल करना चाहते थे थ्रू द लेटर्स। ओके, स्टेट जनरल के जितने भी मेंबर्स थे, उन सभी को एक एक वोटिंग राइट्स का अधिकार था। बट यहाँ पे डिस्प्यूट हो जाता है। डिस्प्यूट क्या होता है, उसके बारे में समझ लेते हैं। लुई द 16 जो है, वो इस बात के लिए प्रतिबद्ध थे कि वो सभी को, सभी वर्ग के जो लोग हैं, स्टेट फर्स्ट, स्टेट सेकंड और स्टेट थर्ड के जो लोग हैं, उन सभी को एक एक वोटिंग राइट दें। बट यहाँ पर होता क्या है, जो थर्ड स्टेट के मेंबर्स थे, उनको अभी तक कभी भी, इसके पहले कभी भी वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए थे। केवल स्टेट फर्स्ट और स्टेट सेकंड के लोग ही वोटिंग करते थे। बट यहाँ पे स्टेट थर्ड के जो लोग हैं, उन्होंने भी डिमांड रखी कि हमें भी वोटिंग का राइट यहाँ पर मिलना चाहिए। क्वेश्चन रेज होता है कि जो थर्ड स्टेट के मेंबर्स थे, थर्ड स्टेट के जो लोग थे, उनके मन में ये बात आई कहाँ से कि उनको भी वोटिंग राइट मिलना चाहिए। ये बात आई थी, रूसो जो लेखक थे, उनकी जो बुक थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, वहाँ पर उन्होंने डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के बारे में बात की, जहाँ पर उन्होंने क्या बोला था कि जितने भी लोग हैं, जितने भी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेट में जितने भी लोग आते हैं, सभी को वोटिंग राइट मिलना चाहिए। बट जो लुई द 16 है, वो वोटिंग राइट देने से डिनाई कर देते हैं, मना कर देते हैं। इसका परिणाम क्या होता है, जो थर्ड स्टेट के लोग हैं, वो असेंबली से बाहर चले जाते हैं, सभा से बाहर चले जाते हैं विरोध करने के तौर पे। मतलब वो जताते हैं कि मैं इस सभा में पार्टिसिपेट नहीं करूँगा, और वो सभा से बाहर थर्ड स्टेट के लोग चले जाते हैं। अब फ्रांस की क्रांति में बहुत बड़े चेंजेस आने वाले हैं। जो मेजर चेंजेस हैं, यहाँ से बिगिन होते हैं, यहाँ से स्टार्ट होते हैं। जब थर्ड स्टेट याद है ना आपको, क्या बताया था मैंने, थर्ड स्टेट मतलब पुअर लोग, जो आर्टिजन्स थे, है ना, पीजेंट थे, फार्मर्स जो थे, वो थर्ड स्टेट में आते थे, लैंडलेस जो थे, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो थर्ड स्टेट के लोग होते हैं, वो अब खुद को स्पोकमैन ऑफ द होल फ्रांस नेशन, मतलब कि जो भी फ्रांस के नेशन है, मतलब जितने भी लोग रहते हैं, उन सभी की वॉइस बनते हैं। कौन, स्टेट थर्ड के लोग, मतलब जितने भी लोगों की डिमांड थी, उनको कौन फुलफिल करना चाहते हैं, स्टेट थर्ड के लोग। का जो किला है, वहाँ पर लोग 20 जून, ओके, वर्साइल के किले में
20 जून को लोग क्या करते हैं, इकट्ठा होते हैं और असेंबली इन द हॉल ऑफ एन इंडोर टेनिस कोर्ट। ओके, इंडोर टेनिस कोर्ट क्या है, समझो वर्साइल के अंदर एक रूम है, वहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं और डिक्लेयर करते हैं खुद को देमसेल्फ को क्या डिक्लेयर करते हैं, नेशनल असेंबली। मतलब अभी जिसको हम स्टेट थर्ड के लोग बोल रहे थे वो खुद को क्या डिक्लेयर कर देते हैं, नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली का नाम बार बार आएगा इसलिए मैं यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ। खुद को नेशनल असेंबली डिक्लेयर करने के बाद वो शपथ लेते हैं और शपथ क्या लेते हैं कि जब तक मोनार्क जो राजा है उनकी पावर को लिमिट नहीं कर देंगे, कम नहीं कर देंगे, तब तक नेशनल असेंबली मतलब जो स्टेट थर्ड के जो लोग उन्होंने जो नेशनल असेंबली बनाई है वो तब तक भंग नहीं होगी। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ कि जब तक मोनार्क की जो राजा है उनकी पावर जब तक कम नहीं हो जाएगी, लिमिट में नहीं आ जाएगी, तब तक नेशनल असेंबली भंग नहीं होगी, समाप्त नहीं होगी। को स्टेट थर्ड के जो लोग हैं नेशनल असेंबली को लीड कौन कर रहा था, मिराबो एंड आबो। आपको नाम याद रखना, मिराबो एंड आबो जो थे वो लीड कर रहे थे। मिराबो की यदि हम बात करें तो ये इनका जन्म हुआ था कहाँ पे, नोबल्स जो थे, नोबल्स की फैमिली में। बट फिर भी ये जो स्टेट थर्ड के लोग हैं उनको सपोर्ट करते हैं, ये भी चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ्रीडम। उसके अलावा जो मिराबो थे वो क्या चाहते थे कि जो फ्यूडल सिस्टम चला आ रहा है ना, कि राजा का बेटा राजा, या जो सेकेंड स्टेट या फर्स्ट स्टेट के जो मेंबर थे, जैसे चर्च का जो फादर है उसका सन भी क्या आगे चल के फादर बनेगा, इस बात को समाप्त करना चाहते थे। पिक्चर देख पा रहे हो, द टेनिस कोर्ट ओथ, मतलब जब ओथ ले रहे थे, शपथ ले रहे थे, नेशनल असेंबली फॉर्म कर रहे थे, है ना, थर्ड स्टेट के मेंबर, तब ये फोटो ली गई थी। और इसको बनाया किसने था, पेंटर कौन था, इसका पेंटर था मेनली जैक्स लुइस डेविड, है ना, यहाँ इसका पेंटर था और इसने पेंटिंग किया। और इसके बाद क्या हुआ कि ये पेंटिंग मेनली हैंग करनी थी इन द नेशनल असेंबली। ये की बात करें तो ये कौन था, एक प्रिस्ट था, पादरी था, है ना, पादरी जो चर्च में काम करते हैं, चर्च में रहते हैं। रोट एन इन्फ्लुएंस पैम्पलेट, मतलब इसने एक इन्फ्लुएंस पैम्पलेट लिखा, कवर बनाया, जिसका नाम क्या था, व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट, मतलब थर्ड स्टेट की इसने डिफिनेशन दी, ब्रॉड डिफिनेशन दी। मतलब कि जब नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करने में लगी हुई थी एट द वर्साइल के किले में, जब नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म कर रही थी तो रेस्ट ऑफ द फ्रांस में, मतलब फ्रांस के कंप्लीट रीजन में क्या हो रहा था, टर्माइल हुई थी। टर्माइल का क्या मतलब होता है, उथल पुथल मची हुई थी, क्योंकि वहाँ पे विंटर जो थी बहुत ज़्यादा थी। विंटर के कारण क्या हुआ, जो हार्वेस्टिंग है, जो क्रॉप्स है वो ख़राब हो गई थी और जो प्राइस है ब्रेड के प्राइस वो लगातार इंक्रीज होते चले गए। इसके कारण लोगों का गुस्सा बहुत ज़्यादा हो गया। स्टार्टिंग में क्या बात की थी कि जो बेस्टाइल का जो किला है वो लोगों के द्वारा गिरा दिया जाता है और एक एक ईंटें जो होती है उसको मार्केट में फिल कर दिया जाता है। अब यहाँ पर आपको बैकग्राउंड समझ में आया था एक्चुअली हो क्या रहा था। यहाँ पे आपने देख लिया जो ब्रेड है उसकी प्राइस इंक्रीज हो गई और जो वेमेंस थी, है ना, वो लगातार 1 घंटे 2 घंटे लाइन में लगने के बाद भी उनको बेकरी से कुछ सामान, कुछ भी प्रोडक्ट मिल नहीं पा रहा था। तो वुमेन क्या होती हैं, गुस्सा होती हैं और जो भी शॉप वगैरह थी, शॉप में इंटर कर जाती हैं और शॉप को ब्रेक कर देती हैं, दुकानें जो थी उनको तोड़ देती हैं। उसी टाइम पे क्या होता है, जो राजा हैं वो क्या सैनिक जो हैं उनको आदेश देते हैं कि वो पेरिस की तरफ मूव कर जाएं, पेरिस की तरफ बढ़े, आगे बढ़े। कब, ऑन 14 जुलाई। इसके बाद क्या होता है, लोग गुस्से में आके उनको लगता है कि लोग उनको मारने आ रहे हैं, इसलिए जो बेस्टाइल का किला है वो क्राउड जो है, भीड़ जो है वो बेस्टाइल का किले को गिरा देती है। कंट्री साइड मतलब पूरे फ्रांस में अफवाह क्या उठती है, विलेज टू विलेज, मतलब गांव में मेनली अफवाह क्या थी कि जो मैनोर है, मैनोर कौन थे, जो लैंडलॉर्ड थे, उनके अंडर में जो काम करते थे, मैनोर करते थे, वो कुछ हायर करते हैं, कुछ लोगों को हायर करते हैं जो किसान हैं, ठीक है, मतलब लोगों को हायर करते हैं जो कि किसानों की फसल को, किसानों की क्रॉप्स को बर्बाद कर देंगे। इससे क्या होता है, किसान जो थे गुस्से में आ जाते हैं और जो मैनोर थे, मतलब जो लैंडलॉर्ड थे, उनको मारने के लिए आगे आ जाते हैं। इससे क्या होता है कि जो लैंडलॉर्ड है वो अपनी फील्ड को, अपनी एरिया को छोड़ के भाग जाते हैं, या तो दूसरे एरिया पर भाग गए थे या कुछ तो कंट्री छोड़कर ही भाग गए थे। और किसानों ने क्या किया, जो फार्मर्स से रिलेटेड, मतलब जो क्रॉप से रिलेटेड जो भी दस्तावेज थे, जो भी डॉक्यूमेंट्स थे, उन सभी को जला देते हैं या फाड़ कर फेंक। जो मेजर निर्णय लुई द 16 के द्वारा लिया जाता है कि वो क्या करते हैं, जो नेशनल असेंबली है उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, नेशनल असेंबली को ऑफिशियली वो मान लेते हैं। और उसके बाद क्या होता है, जो प्रिंसिपल ऑफ पावर है, जो पावर है वो मेनली किसके द्वारा चेक की जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन की द्वारा की जाएगी। और ये सब हुआ कब, ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789 की रात को ये सब हो रहा था। इसके अलावा जो स्टेट फर्स्ट और स्टेट सेकंड के जो लोग थे, जो उनको प्रिविलेज मिलती चली आ रही थी, वो समाप्त कर दी गई इस कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा और सभी को लगभग समान राइट्स दिए गए, इक्वल राइट्स देने की बात कही गई इसमें। और यहाँ पर बात करें जो क्लर्जी थे, ठीक है, उनकी जो प्रिविलेज थे वो समाप्त कर दी गई। और देयर वर एबॉलिश द लैंड ऑन्ड बाय द चर्च, और जो चर्च के द्वारा लैंड ऑन की जाती थी, जो चर्च मालिक था लैंड का, उसको भी डायरेक्ट मोनार्क के अंदर लाया गया। इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट है उसके पास लगभग
2 बिलियन लेवर्स क्या है, वहाँ की करेंसी जो थी वो 2 बिलियंस आ जाते हैं। 2 बिलियंस का प्रॉफिट राजा को डायरेक्टली होता है। फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। अभी फ्रांस क्या बना, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, मतलब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान भी रहेगा और राजा भी रहेगा। आपको याद रखना, अभी राजा को समाप्त नहीं किया गया है, अभी दोनों को एडॉप्ट किया गया है। जो स्टेट थे मतलब असेंबली जो थी वो क्या मानती थी कि मोनार्क भी रहे, राजा भी रहे, पर उसकी जो पावर है वो लिमिट में रहे, मतलब सभी पावर जो है वो राजा के पास ना रहे। तो नेशनल असेंबली जो है कंप्लाइंट करती है ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है कब, 1791 में ये इफेक्ट में आ जाता है। और इसके मेन ऑब्जेक्ट जो थे वो क्या थे, लिमिट द पावर ऑफ मोनार्क, मतलब राजा की पावर को लिमिट करना। इसके अलावा क्या था कि जो पावर सेंट्रलाइज थी, मतलब पावर केवल राजा के हाथ में थी, वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर दी गई, सेपरेट कर दी गई। जैसे कि लेजिस्लेचर बना दिया गया, एग्जीक्यूटिव बना दिया गया और जुडिशरी को बना दिया गया। 3 फॉर्म इस्टेब्लिश कर दिए गए और तीनों को अलग अलग जो डिपार्टमेंट है वो दे दिए गए। जिससे पावर क्या हो गई, वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई। पावर केवल मोनार्क के हाथ में अब नहीं रहेगी, पावर अब संविधान के हाथ में भी रहेगी। बट अभी स्टिल भी राजा रहेगा ना, राजा अभी भी रहेगा, ये आपको याद रखना है।